टोरिक का फॉर्मूला किसी ने पूछा है, इसलिए मैं वापस एक रिपीट कर रहा हूँ। देखो, कोई भी नंबर आपके पास में आएगा, उसको पहले आपको ट्रांसपोजिशन करना है, और ट्रांसपोजिशन करके इस तरह से एक एग्जांपल मैंने आपको बताया, +3 से -2 75, तो हम माइनस में होना चाहिए। ठीक है, अगर प्लस में है तो इसको माइनस में लेके आइए ट्रांसपोजिशन करके। फिर हम क्या करेंगे कि ये जो नंबर है +3 स्पेरिकल यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, और यहाँ पर हम माइनस करेंगे स्पेरिकल से -6 बेस कर्व। जो भी बेस कर्व आप लेते हैं, ये जैसे 6 बेस कर्व में हम कोई लेंस बना रहे हैं, किसी ब्लैंक को उठाया आपने 6 नंबर की ब्लैंक को, -6 वाली को, क्योंकि हमारा जो लेंस है इतना कर्व होना चाहिए 6 बेस के हिसाब से, फ्रेम आपने इसी तरह की सिलेक्ट की है इसलिए ये फॉर्मूला इस तरह से है। फिर हम क्या करेंगे, सिलेंड्रिकल नंबर में 8 करेंगे। ये जो बेस कर्व है ऊपर तो हमने माइनस किया है, सिलेंड्रिकल नंबर में 8 करेंगे, जैसे -2 सील है। ठीक है, -2 सील है, साथ में प्लस -6 बेस कर्व। ठीक है, तो ये एक्सिस कितनी है यहाँ पर, ये 75 डिग्री है। बेस कैसे पता कर सकते हैं, देखिए बेस को तो आपको आपकी जो फ्रेम है उसका कर्व देखना रहेगा। जैसे कोई भी फ्रेम है उसको वो कितनी कर्व है, ज्यादा कर्व है तो वो 8 बेस में आ जाएगा, कम कर्व है तो वो 6 बेस में आ जाएगा। और अभी जो आप यूज करते हैं, अभी जो आपके पास में जो फ्रेम है वो 4 बेस की है। जो हम नॉर्मल फ्रेम में यूज करते हैं वो 4 बेस की। आप फास्ट्रैक का कोई गूगल देखिए, वो 8 बेस का बना रहता है। फास्ट्रैक के जो गूगल रहते हैं ना पेक वाले, या फिर आप नाइट ड्राइव लेते हैं, जो है ये बेस कर्व है। बेस कर्व उस चीज को बोलते हैं, कर्वेचर को, कर्वेचर को हम बेस कर्व बोलते हैं। जैसे कि आपने कोई भी लेंस है, लेंस का एक कर्वेचर रहता है, लेंस पूरा ऐसा फ्लैट नहीं रहता आपके पास में। ठीक है, इस तरह का नहीं रहता है, इस तरह का जो है लेंस रहता है। ठीक है, ये आप देखेंगे अंदर। ठीक है, ये उभरा हुआ रहता है हिस्सा, इसको बेस कर्व बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेस कर्व जो है बेसिकली हम जैसे जो फ्रेम या सनग्लास है उसका कर्वेचर के अकॉर्डिंग, कर्वेचर के अकॉर्डिंग हमें लेंस का ऑर्डर करना रहता है कि भाई 6 बेस का हमें ये नंबर चाहिए, 7 बेस का ये नंबर चाहिए। ठीक है, तो इस ये फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं एक बार सबके समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि एक 75 डिग्री है, तो दूसरी जो है दूसरी एक्सिस कितनी रहेगी, यहाँ पे मैंने 75 लिखा, और ये जो ऊपर का जो है +3 और -6 लिखा है, ये इंटीरियर सरफेस है। ये इंटीरियर सरफेस है। इंटीरियर सरफेस क्या होती है, जैसे कोई लेंस है, ये मान के चलें ये आपके पास में +2 नंबर का कोई लेंस है, यहाँ पर हार्ड कोट है। इस आगे के वाले हिस्से को हम इंटीरियर सरफेस बोलते हैं, पीछे वाले को पोस्टीरियर सरफेस बोलते हैं। देखिए, नेटवर्क का इशू यहाँ पे तो नहीं आ रहा है, यहाँ तो फुल आ रहा है, और 5G के आसपास मिल रहा है हमें यहाँ। 4G प्लस है, मतलब 5G के आसपास। तो हो सकता है नेटवर्क थोड़ा अप डाउन हुआ होगा। तो ये ऊपर की जो सरफेस है वो इंटीरियर सरफेस है, वो इस प्रॉपर है। हाँ, वो इस प्रॉपर है, अमित जी बोल रहे भाई। देखिए, कहीं नेटवर्क का इशू हो सकता है, आपके वहां पे हो सकता है, मेरे यहाँ पर तो थोड़ा ठीक है, अच्छा है, 4G प्लस के का आ रहा है। और अभी 20 से 30 MB यूज हो चुकी है अभी, अब जब तक हमने बात की तब तक तो ठीक आ रहा है यहाँ पर। तो ये एक एंटीरियर सरफेस हो गई है, दूसरी जो है पोस्टीरियर सरफेस हो गई है। ठीक है, तो हम एंटीरियर सरफेस को ऊपर की +3 जो स्फेरिकल बनाएंगे, +3 के साथ ये हम कर रहे हैं इस वाली चीज के लिए। ठीक है, और ये दूसरी जो सरफेस है पोस्टीरियर सरफेस, उसमें एक 75 डिग्री पर एक पुल्स ये लगाएंगे। ठीक है, और दूसरा जो रहेगा इसकी अपोजिट जो एक्सिस मान के चले 75 है,
75 में 98 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 165। तो दूसरी एक्सिस कौन सी रहेगी 165। इसमें जो है कोई भी पावर नहीं है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -6 सेंटीमीटर। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, टोरिक ट्रांसपोजिशन की हम बात कर रहे थे, वो एक क्वेश्चन आया था उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये पहले भी आपने रीड कर लिया होगा। चंदन जी परवाज सर बोल रहे रिपीट प्लीज। हाँ देखिए ये तो आपको समझ में आ गया कि ये जो ऊपर की दो सरफेस रहती है किसी भी लेंस की, आगे की सरफेस उसको इंटीरियर सरफेस बोलते हैं और पीछे की सरफेस को पोस्टीरियर सरफेस बोलते हैं। हाँ वो इस क्लियर है, ठीक है सर। देखिए ये तो समझ में आ गया है कि आगे की सरफेस को हम इंटीरियर बोलते हैं, पीछे की सरफेस को पोस्टीरियर सरफेस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आपको समझ में आएगा। ये वाला जो 3 नंबर हमने यहाँ से ले लिया है, ये जो 3 नंबर है हमने यहाँ पर रख दिया है। हाँ सबको आ गया। ये बेस का यहाँ पर माइनस कर रहे हैं और यहाँ पर जोड़ रहे हैं, बेस का यहाँ माइनस कर रहे हैं और यहाँ पे जोड़ रहे हैं। और आपके ऊपर में रिपीट का भी मैसेज आया, इसलिए मैं बार बार वही बता रहा हूँ। आप ऊपर पढ़िए, रिपीट किसी किसी ने रिपीट बोला है एक बार और, इसलिए जी तो उनके लिए रिपीट है। यहाँ पर ये बेस कर्व किया है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे हम चलेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे माइनस माइनस मिलके ये दोनों माइनस मिलकर +9 बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 9 बन जाएंगे। यहाँ पर ये माइनस माइनस मिलके 8 बन जाएंगे, पर साइन माइनस का ही रहेगा, 75 डिग्री रहेगा। यहाँ पर -6 रहेगा, 165 डिग्री रहेगा। ये टूल्स चाहिए हमें ये नंबर बनाने के लिए। ये 2 कहां से आया, ये रहा 2, ये दो सिलेंड्रिकल नंबर है अपने, ये 2 जो है सिलेंड्रिकल नंबर है। ये किसी ने पूछा भाई 2 कहां से आया है, ये 2 जो है सिलेंड्रिकल नंबर है। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको। देखिए एक दो बार आप नहीं, इंपोर्टेंट नहीं है, ये जस्ट किसी का क्वेश्चन आया टोरिक, नहीं तो मैं आपको नहीं बताने वाला था। ये जस्ट क्वेश्चन, ये कोई इंपोर्टेंट नहीं है, ये जस्ट ऐसे ही आपके नॉलेज के लिए होना चाहिए। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, ये नॉलेज के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम, हमारी जो क्लास है उसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए देखिए एडजस्टमेंट क्या क्या हो सकते हैं। कोई भी फ्रेम आपके पास में आई है तो उसको ये देखिए आप, ये फ्रेम है आपके पास में, इसको ऊपर की तरफ से देखें, ठीक है। आपको यहाँ से देखना है, यहाँ से ऊपर से, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि फ्रेम जो है अंदर की साइड जा रही है या बाहर की साइड जा रही है। एक बार यहाँ से भी आप देखें, ठीक है। तो ये अलाइनमेंट प्रॉपर है या नहीं है, ऐसा तो नहीं ये हिस्सा अंदर की तरफ ज्यादा है, ये हिस्सा बाहर की तरफ है, ठीक है। इसको हम जिंग बोलते हैं, ये जिंग एडजस्टमेंट आपको करना रहेगा, ठीक है। उसके बाद टेम्पल एंगल, टेम्पल फोल्ड एंगल, बेड एंगल, फेस फॉर्म, 4 पॉइंट टच, इतने 7 टाइप के आपको एक बार एडजस्टमेंट चेक करना चाहिए। तो इस एडजस्टमेंट में जैसे मैंने आपको जिंग बोला है, तो इसमें आप यहाँ से देखें, ऊपर से भी देख सकते हैं, ये वाला हिस्सा अंदर की तरफ आ रहा है, ये बाहर की तरफ आ रहा है। ये बड़ा ज्यादा जो है अलाइनमेंट गड़बड़े कम भी रहता है, माइनर एडजस्टमेंट भी आपको करना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे फ्रेम रखकर आपको देखना है। फिर हम किस तरह से करेंगे, देखिए इस एडजस्टमेंट में एक दिक्कत आती है कई बार कि पेशेंट में ये जैसे मान के चले ये +5 नंबर है, ठीक है। तो और ये भी +5 है, ये आंख के काफी करीब हो गया है, तो ये इसका पावर जो है 4.5 हो जाएगा मान के चले, एक एग्जांपल बता रहा हूँ। और ये 5.5 की तरह रिएक्ट करेगा। नंबर एक्चुअल में 5 नंबर दे रखा है, पर ये 5 सवा 5 की तरह रिएक्ट करेगा और ये 4.5 पौने 5 की तरह रिएक्ट करेगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इसकी वर्टेक्स डिस्टेंस जो है वो कम हो गई है।
ठीक है, वर्टेक्स डिस्टेंस कम होने की वजह से, और ये वर्टेक्स डिस्टेंस बढ़ गई है, उसकी वजह से दिक्कत आती है। इसको हम कैसे सुधारेंगे? आपको क्या करना है कि दोनों को यहाँ से हाथ से पकड़ेंगे दोनों को इस तरह से, ठीक है, और ट्विस्ट कर देंगे वापस अपोजिट साइड। अपोजिट साइड हम ट्विस्ट करेंगे, इसको आगे की तरफ धकेल देंगे, इसको अंदर की तरफ करेंगे, ठीक है। जोर यहाँ पर आना चाहिए, ब्रिज पर, ब्रिज पर आएगा। आप दोनों को मुट्ठी में आराम से पकड़ लीजिए इनको, और फिर ट्विस्ट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ये एडजस्ट हो जाएंगे। अगर ये शीट फ्रेम में प्लास्टिक है तो इसको हीट करना रहेगा, आपको गर्म करके ही आपको करना है। प्लास्टिक अगर आपने ऐसे ही दम लगा दिया है तो वो टूट जाएगी फ्रेम, ठीक है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए एग्जांपल में आप देखें, देखिए जब तक ये लाइन में एक लेवल में नहीं आ जाए तब तक आपको जिंक का लेवल रखना है। ये वाला जो है एक स्ट्रेट लाइन आप देखिए, ये नीचे आप देखेंगे कि ये तो सीधी निकल के ये बाहर की तरफ जा रहा है, ये अंदर अंदर की तरफ आ रहा है। हमें ये दोनों लेवल बराबर करना है, इसमें कितना का कुछ भी नहीं है, आपको ये लेवल बराबर करना है। आप जैसे कोई भी देखिए, कोई भी चीज आपको सीधी देखने के लिए आप क्या करते हैं, ठीक है, सीधी रखने के लिए आपको आंख के सामने रखकर एक आंख बंद करके आप सीधी देखते हैं। उसी तरह ये भी लेवल देखिए आप, ये सीधा होना चाहिए, ठीक है, ये लेवल और ये लेवल बराबर होना चाहिए। तो तब तक आप करिए जब तक कि ये लेवल बराबर ना हो जाए। इसमें का कोई रेशियो नहीं है, आपको एडजस्टमेंट तब तक करना है कि दोनों आई वायर बराबर इक्वल ना आ जाए। अब सेकेंडली देखिए, आपके टेम्पल स्प्रेड, कई बार ये टेम्पल स्प्रेड की दिक्कत स्टार्ट हो जाती है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट बार बार चश्मा लगाते लगाते ये जो टेम्पल है वो बाहर की तरफ हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ ज्यादा स्पेस हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा कम स्पेस बचता है, तो पेशेंट जो है बार बार चश्मा खिसक के बाहर आता है। तो इसके एडजस्टमेंट के लिए आपको क्या करना है, आपको इन पीसीस, जो इन पीसीस है इनको हीट करना है। इन पीसीस कौन से होते हैं, जो लास्ट वाले, इनको हीट करके आपको अंदर की तरफ, या तो प्लायर आपके पास में अगर जो प्लास्टिक केप वाले प्लायर आते हैं, ठीक है, वो यूज करिए ताकि स्क्रैच नहीं आए फ्रेम के ऊपर। और इसको 90 डिग्री तक कर सकते हैं, 90 डिग्री या 95 तक। मोर देन 95 होता है तो हम ये टेम्पल स्प्रेड बोलते हैं, और 95 के अंदर है तो ओके, नॉर्मल है आंखें, ठीक है। तो हम ये यहाँ की डिग्री को मेजरमेंट कर रहे हैं, ये डिग्री जो है 95 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ग्रेटर देन 95 तो टेम्पल स्प्रेड हो गया, ठीक है, लेस देन 95 पर रहना चाहिए। स्पेक्स अगर ये प्रोग्रेसिव बना हुआ है और इसका अगर आपने ये टेम्पल स्प्रेड सही नहीं किया तो प्रोग्रेसिव बार बार पेशेंट जो है इंटरमीडिएट एरिया से देखने की कोशिश करेगा रीडिंग का, ठीक है। नियर का जो है कहां से देखेगा, इंटरमीडिएट एरिया से। डिस्टेंस ठीक रहेगा पेशेंट का और इंटरमीडिएट भी अच्छा रहेगा, पर रीडिंग गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे पेशेंट में जिनके भी टेम्पल स्प्रेड है उनके रीडिंग का भी देखिए। कई बार पेशेंट आपके पास कंप्लेन लेके आ रहा है, मुझे पास का कम दिख रहा है, तो आप उसका देखिए टेम्पल स्प्रेड ज्यादा तो नहीं हो रखा है, या इसको थोड़ा सा पास में लगा कर रखिए, पेशेंट के आंख के बिल्कुल पास में करीब, ताकि ये प्रॉब्लम भी खत्म हो जाए। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि पेशेंट देखिए 5 मिनट 10 मिनट में तो पता ही चलता है कि आगे खिसक रहा है या नहीं खिसक रहा है चश्मा। एक लंबे समय के बाद ही पता चलता है, 1-2 घंटे अगर किसी कंप्यूटर पर वर्क किया उस पेशेंट ने, तब उसको दिक्कतें ज्यादा आती है। तो आपको ये ध्यान देना है, टेम्पल स्प्रेड, ठीक है। आपको इन पीसेस गर्म करके हीट करके ये हीट करेंगे और इसको अंदर की तरफ कर देंगे। 90 डिग्री कर दीजिए, सबसे बेस्ट 90 डिग्री तक का कर दीजिए। नहीं हो रहा है 95 तक भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। आपको यहाँ से गर्म करके अंदर नहीं करना है, ठीक है। अंदर करेंगे तो ये कर्व हो जाएगा ज्यादा, उसका बेस को बढ़ जाएगा, और आपका लेंस का बेस को तो कम है, तो ये लेंस बार बार बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए रिमलेस तो बड़ी डेलिकेट फ्रेम है, उसमें आपको क्या करना है, आपको 2 प्लास्क यूज करने पड़ेंगे। 2 प्लास्क यूज करने पड़ेंगे, जैसे कि मान के चले 2 प्लायर यूज करें, और ये जो आपने डोर लगा रखा मैंने, ये यहाँ से यहाँ तक की उसने फिट कर रखा है, ठीक है।
आपका टेम्पल साइड। तो आपको एक टेम्पल यहाँ से पकड़ना है, यहाँ से, दूसरा यहाँ से अंदर की तरफ करेंगे। हम इसके ऊपर कहीं जोर नहीं लगाएंगे, ना लेंस के ऊपर रखेंगे। दो प्लास यूज करने पड़ेंगे आपको। जब भी आपको रिमलेस यूज करना है तो एक प्लास इसके ऊपर काफी टाइट आप पकड़ के रखिए, ठीक है, ताकि ये यहाँ से अगर आप अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो पूरा जोर इसी प्लास के ऊपर आना चाहिए, ना कि इस फ्रेम या इस लेंस के ऊपर। तो दो प्लास यूज करने पड़ेंगे, दो प्लायर यूज करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। नोज प्लायर है, इस तरह का कोई एक वो ले लीजिए, एक जो है स्टिक वाला ले लीजिए, जिससे ये है अंदर की तरफ आ जाए। ऐसा आपको रिमलेस में यूज करना है। ठीक है, इन पीसेस हिट करेंगे और उसको प्लास की या थंब की हेल्प से आप अंदर की तरफ कर सकते हैं। पेडेड प्लायर रखिए, कई बार पेडेड प्लायर जो स्क्रैच नहीं आने देंगे। 500,000 रुपए तक की फ्रेम है आपके पेशेंट की, उसमें स्क्रैच आता है फिर वो पेशेंट बोलता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। साथ में देखेंगे पेंटोस्कोपिक टिल्ट, ठीक है, या पेंटोस्कोपिक एंगल, ठीक है। पेंटोस्कोपिक एंगल क्या होता है बेसिकली, जैसे आपने किसी पेशेंट को फ्रेम पहनाने के बाद आप साइड व्यू देखते हैं, तो ये जैसे पेशेंट की आंख है ये वाली, अब यहाँ पर देखिए ये एक एंगल बना रहा है, ये अंदर की तरफ जा रहा है, ये बाहर की तरफ है, ठीक है। ये एक एंगल, एक तिरछी लाइन हो गई एक तरह से ये, ठीक, ये बाहर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है, इसी को हम पेंटोस्कोपिक टिल्ट बोलते हैं या एंगल बोलते हैं, ठीक है। अंदर की तरफ है इसलिए पेंटो नाम दिया है, और बाहर की तरफ रहता है तो रेट्रो, पेंटो और रेट्रो, ठीक है। ने फिर बीच में अगर रहे 90 डिग्री तो ऑर्थोस्कोपिक बोलते हैं इसको। ठीक है, ये ऑर्थोस्कोपिक हो गया है, ये रेट्रोस्कोपिक हो गया है, ये पेंटोस्कोपिक हो गया है। तो तीन तरह के टिल्ट हमें हमें देखना चाहिए। तो हमें हमेशा कोशिश करें कि पेंटोस्कोपिक टिल्ट दीजिए। देखिए लेंस जितना आंख के करीब रहता है उतना अच्छा रिजल्ट आता है। ये सा कोई ग्लास है जिसमें जैसे उसमें कोई स्क्रैच स्क्रैच नहीं आए, हाँ स्क्रैच की बोल रहे हैं। देखिए फाइबर लेंस में तो स्क्रैच आने की पूरी संभावना रहती है। इसमें ये कर सकते हैं आपके जैसे जो अच्छी कोटिंग होती है, नॉर्मल कोटिंग मत दीजिए जो बार बार गंदी होती है, ठीक है। जैसे ब्लू कट पे आप देखें फिंगरप्रिंट जल्दी आ जाते हैं, तो स्मचेस भी जल्दी आ जाता है, ठीक है। जल्दी डस्ट आ जाती है, ये दिक्कतें आती है, वो बार बार साफ करता है इसलिए स्क्रैच आते हैं। ऐसा कोई लेंस दीजिए जिसमें बार बार साफ करने की जरूरत नहीं हो, फिंगरप्रिंट्स भी कम से कम हो। तो इसीलिए जो है क्रिजाल है या अदर कंपनियां जो है इसलिए बोलती कि स्क्रैच जल्दी नहीं आते। हाँ ये भी बात सही है आपकी, ग्लास में स्क्रैच नहीं आते हैं ये बोलिए, बिल्कुल राइट। हाँ कांच में स्क्रैच नहीं आते हैं, पर देखिए कांच से ज्यादा अच्छा जो है फाइबर रहता है। फाइबर यूवी प्रोटेक्शन का भी काम करता है, हार्मफुल भी नहीं रहता है। कभी ब्रेक हो गया, कुछ हो गया आंखों के पास में तो कोई चोट वोट लगने के चांसेस नहीं रहते हैं। तो ये एक सेल्समैनशिप के लिए ये भी अब तरीका है किसी को ग्लास से फाइबर में मोटिवेट करने के लिए। और जो फाइबर रहता है एक तो पीवीसी रहता है, जो हम चाइना यूज करते हैं वो पीवीसी होता है, ठीक है। पीवीसी का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड का बना हुआ रहता है। हाँ देखिए पहले ग्लास पे कोटिंग आती है, एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग आती है, आर से कोटिंग आती है, पर इसमें लिमिटेड नंबर मिलते हैं, सब तरह के नंबर नहीं मिल पाएंगे आपको। प्लेनो पावर मिल जाएगा, कुछ पावर स्पेरिकल मिल जाएगा, बाकी ऐसे जो नंबर है प्रोग्रेसिव ये सब चीजें नहीं बनाते हैं, क्योंकि फाइबर ही सबसे ज्यादा यूज चलता है, ग्लास का बहुत कम चलता है, इसलिए फैक्ट्रियां भी बंद होने लग गई। जीकेबी और अदर जो कंपनियां हैं काफी कम काम करने लग गई अब ग्लास का, ठीक है। फाइबर का ही सब यूज करने लग गए हैं, ग्लास काफी कम होने लग गया है। हाँ बिल्कुल जी।
देखिए लास्ट आखिरी में क्या होगा कि जैसे फाइबर चला था, फाइबर का रेट ज्यादा था, ग्लास का कम था। अब ग्लास का रेट धीरे धीरे बढ़ जाएगा, फाइबर का कम होने जाएगा। ये चीजें आने वाली है, आने वाले समय में ये चीजें स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो पेंटोस्कोपिक टिल्ट है वो क्या होता है कि लोअर जो रिम है रहती है, ये लोअर रिम बोलते हैं इसको, ये आंख के काफी करीब आ जाती है। करीब आने से क्या फायदा मिलता है, एक तो वर्टेक्स डिस्टेंस आपकी थोड़ी और कम हो जाती है, जिससे पेशेंट को विजुअल फील्ड अच्छा इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, मैं वो भी समझा रहा था आपको, पीवीसी। ठीक है, पीवीसी और दूसरा जो रहता है अपना CR39। ठीक है, CR39 का इसका फुल फॉर्म है कोलंबिया रेजिन। ठीक है, कोलंबिया जो है साइंटिस्ट है और रेजिन जो है मटेरियल का नाम है। तो ये कोलंबिया रेजिन है CR39, और 39 टाइम्स जो है उस लेंस को बनाने में उसको प्रयोग किए उसने 39 टाइम्स। तब जाके ये जो लेंस है, जो कि कितनी भी गर्मी हो या ज्यादा ठंड हो तो इतने टेम्परेचर से कोई प्रभावित नहीं होता है, पिघलता नहीं एकदम से, या फिर उसके केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, यूवी प्रोटेक्शन मिल जाता है, क्लियरिटी अच्छी हो जाती है। ये सब चीजें ध्यान में रखकर उसने CR39 बनाया है। ठीक है, प्लास्टिक में अगर ज्यादा देर तक आप किसी कहीं पे आप टेम्परेचर में रखेंगे तो पीवीसी पिघल जाता है। ठीक है, अगर आपने कहीं गाड़ी, आप कार खड़ी कर दीजिए और गाड़ी का जो डैशबोर्ड है वहीं पर कोई चश्मा रख दीजिए आप, ठीक है, तो वो चश्मा पिघलने लग जाएगा आपका। अगर लंबे समय तक रख दिया, 1-2 घंटे आपने गाड़ी वहां पर रख दी, तो उसके ग्लास खराब हो जाएंगे। ठीक है, बाकी इनके होने के चांसेस कम रहते हैं। तो ये CR39 का जो है यूवी प्रोटेक्शन और क्लियरिटी के लिए अच्छे रहते हैं। तो जैसे कि ये जो लोअर रिम अगर अंदर की तरफ चली गई तो क्या क्या फायदा मिलेगा, एक तो रीडिंग एरिया मिल जाएगा आपको, रीडिंग एरिया थोड़ा अच्छा इंक्रीज हो जाएगा। जिसको भी ये दिक्कत आती है, पेशेंट बोलता है मुझे पास का थोड़ा सा एरिया कम मिलता है, कम मिलता है, तो आप पेंटोस्कोपिक टिल्ट दे दीजिए उनको। पेशेंट बोलता है मुझे विजुअल फील्ड भी दूर का कम दिख रहा है, तो उसकी वर्टेक्स डिस्टेंस भी कम कर सकते हैं, साथ में पेंटोस्कोपिक टिल्ट दे दीजिए थोड़ा सा, उससे भी आप चीजें कवर कर सकते हैं। एक और ये है कि जैसे कि मान के चलेंगे आपने जो है यहाँ पर जो है मार्क लगा रखा है। ठीक है, और ये मार्क ऊपर की तरफ है, अप साइड। अब इसको सेंटर में लाना है, पीपल के सामने रखना है, तो आप रेट्रोस्कोपिक टिल्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा रेट्रोस्कोपिक टिल्ट करेंगे तो पीपल के सामने आना लग जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं, कई बार फिटिंग क्रॉस ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, तो आप इसको रेट्रोस्कोपिक थोड़ा सा कर दीजिए, नीचे की तरफ आ जाएगा, या नोज पेड से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए, ये तो ऑर्थो हो गया आपका, सी वाला जो है ऑर्थोस्कोपिक। ये वाला आप देखेंगे रेट्रोस्कोपिक, और ये पेंटोस्कोपिक। ठीक है, तो ये जो है पेंटोस्कोपिक, रेट्रोस्कोपिक, ऑर्थोस्कोपिक, ये टिल्ट रहते हैं। आप इस तरह से देख सकते हैं, ये इसमें भी एक डायग्राम दे रखा है, इससे भी आपको एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, सभी में रहता है पेंटोस्कोपिक टिल्ट, पर किसी में कम रहता है, किसी में ज्यादा रहता है। आप अपने हिसाब से दोनों तरफ का जो है अलाइनमेंट चेक करके बना सकते हैं। साथ में आप देखेंगे टेम्पल फोल्ड एंगल। टेम्पल फोल्ड एंगल क्या होता है कि जैसे ही आपने फ्रेम को किसी को क्लोज किया, ठीक है, जब भी आप फ्रेम रखने के लिए क्लोज करते हैं, दोनों टेम्पल को फोल्ड करते हैं, फोल्ड होने पर जो सेंटर वाला एरिया है ब्रिज के ऊपर ही आना चाहिए। दोनों ओवरलैपिंग जो है वो ब्रिज के सेंटर पे आना चाहिए। ब्रिज का सेंटर और ये ओवरलैपिंग एरिया दोनों बराबर आसपास ही होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी हम क्लोज करेंगे तो टेम्पल फोल्ड एंगल जो है एक दूसरे के ऊपर पैरेलल होना चाहिए या ओवरलैप कर देना चाहिए। ठीक है, इसी को, और ये जो रहेगा एग्जैक्टली इन द सेंटर ऑफ द फ्रेम, फ्रेम का जो सेंटर है, जो ब्रिज का सेंटर है, वहां पर ये प्रोसेस होगी पूरी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है
कि आपका जो टेम्पल फोल्ड एंगल है वो इक्वल पैरेलल, एक दूसरे के ऊपर पैरेलल होना चाहिए और ओवरलैपिंग होना चाहिए, ओवरलैप कर दिया एक दूसरे को, ठीक है। तो ये और ये सेंटर ऑफ द फ्रेम होना चाहिए। इसको टेम्पल फोल्ड एंगल हम बोलते हैं। अब ये देखिए, ये एक इमेज आपके सामने आई होगी, इसमें जो फोल्डिंग है वो सही से नहीं हुआ है। आगे जाके ग्लास, ग्लास का तो कोई भविष्य कम ही लग रहा है, ग्लास नहीं होंगे, फाइबर ही रहेंगे आगे जाके, जो ग्लास नहीं होंगे। देखिए आजकल तो जो मीडिया और ये सब चीजें जो है आप देख रहे हैं कि एप्पल वालों ने भी जो है गूगल बनाया है, ठीक है। तो आगे चल के जो है बिल्कुल चश्मे के अंदर ही सब चीजें होना स्टार्ट हो जाएगी। आप जो ऑपरेट मोबाइल यूज करते हैं या टेक्नोलॉजी है जो स्पेक्स के अंदर ही स्टेब्लिश हो जाएगी। टेम्पल फोल्ड एंगल यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर ये टेम्पल फोल्ड एंगल नहीं है, तो आपको इसको सही करने के लिए क्या करना रहेगा, आपको जैसे फोल्ड कर देंगे फिर आपको यहाँ पे जो इनपीसेस है, ठीक है, इनपीसेस के बाद वाला जो हिस्सा है जो हिंज का कहलाता है, आप इसको सही करेंगे यहाँ से। तो ठीक है, आपको इस स्टिक को कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, आपको यहाँ से टर्न लेना है इस तरह से, ये ऊपर की तरफ टर्न लेंगे, यहाँ से पकड़ के ऊपर की तरफ, ठीक है। ऊपर की तरफ करेंगे तो इसके ऊपर ओवरलैप हो जाए। फिर एक बार 4 पॉइंट टच देख लीजिए स्पेक्स रखकर, फिर ये जो 4 पॉइंट टच एक साथ हो रहे हैं या नहीं हो रहे वो आपको चेक कर सकते हैं। साथ में आप देखेंगे पेड एंगल। पेड जो एंगल है वो बेसिकली 3 टाइप के रहते हैं, तो इनका बस यही है, आप डेली यूज करते होंगे, या तो हम इसका ये जो कितना स्पेस है वो देख लेंगे हम, ठीक है। दोनों पेड़ के बीच की जो डिफरेंस है इसको स्पेस बोलते हैं, या फिर आप फ्रंटल एंगल बोलेंगे। ये चश्मा सामने रख लीजिए और ये स्पेस देख लीजिए, और उसकी नोज भी देख लीजिए सामने वाले पेशेंट की, उसकी नोज कैसी है, पतली है, मोटी है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप इस नोज पेड को एडजस्ट कर सकते हैं। एस प्ले एंगल, वर्टिकल, ये 3 तरह के जो एंगल हमें देखना चाहिए। फ्रंटल एंगल तो आप समझ ही गए कि सामने रखा हुआ है चश्मा, आपका कितना फ्रंटल एंगल है, इससे हम जज कर सकते हैं। फ्रंटल एंगल में आप देखें कि ये जो रिम जा रही है उस रिम के अकॉर्डिंग ही आपका नोज पे होना चाहिए, जितनी कर्व रिम है उसी तरह उसी डायरेक्शन में आपका नोज पे जाना चाहिए, ठीक है। इसी तरह दूसरी आंख में भी आप देखें, जिस रिम का डायरेक्शन है उसी में आपको नोज पेड का डायरेक्शन भी रखना है। देखिए इस डायरेक्शन में आप यहाँ पर कभी एक लाइन ड्रॉ करेंगे, मान के चलें सीधी एक लाइन ड्रॉ की आपने, ठीक है, ये इसको हम 90 डिग्री बोलेंगे, दिस इज 190 डिग्री ओनली। अब यहाँ से फिर आप इस रिम के सहारे एक और लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं, इसी रिम के सहारे, ये रिम जो है उसी के सहारे आपने एक लाइन ड्रॉ की है, तो इनके बीच का जो एंगल दिखेगा आपको वो 20 डिग्री का मिलेगा, ठीक है। तो बीच का जो रहेगा वो 20 डिग्री का एंगल मिलेगा। 20 डिग्री इन द सेंस कि इसको आपने 0 डिग्री मान लिया है, अब इसके ऊपर जो एंगल बन रहा है उसको 20 डिग्री बोलेंगे, ये 20 डिग्री हो गया, दिस इज अ 20 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे 20 आ जाएगा, फिर अगर इस तरह से वो होता है फिर 30 आ जाता है, फिर आपका 50 हो जाता है, तो इस तरह से ये एंगल। एस प्ले एंगल बेसिकली जो रहेगा वो आप, अभी तक तो हमने फ्रेम के सहारे जो है नोजपेड की बात की थी, उसको फ्रंटल एंगल बोलते हैं। अब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसको हम एस प्ले एंगल बोलते हैं। ये डिस्टेंस कई बार हम कम कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, डिपेंड करता है आपके जो पेशेंट है उसका नोज का डिजाइन कैसा है, नोज पतली है, मोटी है, फ्रेम ऊपर जा रही है तो उसको नीचे डाउन लाना है, ठीक है, या नीचे है तो अप लाना है, ये सब एस प्ले एंगल से होता है। तो एस प्ले एंगल आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, और इस तरह से जो है फ्रेम का एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं।
ठीक है, ये 25 से 30 डिग्री तक का हो सकता है, वो ज्यादा सेटिस्फैक्टरी रहता है भाई, इससे ज्यादा नहीं करना चाहिए, नहीं तो फ्रेम का जो ऊपर का ब्रिज का हिस्सा है वो नाक पे टच होने लग जाएगा। ठीक है, आपने ज्यादा ओपन कर लिया, नाक पे टच होना स्टार्ट हो जाएगा, और ज्यादा क्लोज कर दिया तो काफी ऊपर चला जाएगा, आईब्रो के ऊपर फ्रेम चली जाएगी, तो वैसा आपको देखना है। ये फ्रंट से आप देख नहीं सकते, इसको टॉप से देखना पड़ेगा, जब भी आप देखेंगे फ्रेम के टॉप से देखेंगे इस प्लेन का। वर्टिकल एंगल बेसिकली क्या होता है कि जैसे आपने ये नोज पेट लगाया है और नोज पेट का साइड इस तरह से रहता है, ठीक है, तो इसका जो ये जो शार्प पॉइंट है, एपेक्स जो है वो अंदर की तरफ और ये बाहर की तरफ, ठीक है, तो इस तरह का जो एंगल हम 10 से 15 डिग्री देते हैं, वो उस एंगल की हम बात कर रहे हैं। नोज पेट का जो एपेक्स है वो अंदर की साइड रखना है और ये बाहर की साइड रहता है, इसको हम वर्टिकल एंगल बोलते हैं। ठीक है, ये 10 से 15 डिग्री तक का रहता है। कभी कोई क्वेश्चन आता है तो आप बोल सकते हैं 10 to 15 डिग्री वर्टिकल एंगल रहता है, 10 से 15 डिग्री। ठीक है, ये देखिए अभी तक जो एडजस्टमेंट देखे आपने, इसमें वो एडजस्टमेंट नहीं है। यहाँ पर आप फ्रेम देखिए, ये वाला सीधा सीधा है, हमें पहले फ्रेम के डायरेक्शन के हिसाब से इसको एंगल को सही करना है, जो कि फ्रंटल एंगल है। ठीक है, फ्रंटल एंगल देखेंगे, ये दोनों जो है उनके दोनों के बीच का डायरेक्ट देखेंगे डिस्टेंस, ये देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखिए दोनों के बीच की डिस्टेंस भी हो गई, और हमने इसको कर्व भी कर दिया, नोज पेड को फ्रेम के साथ कर्व भी कर दिया है। तो ये इन दोनों का आपको ध्यान रखना है, इस तरह से भी कर सकते हैं। फेस फॉर्म, फेस फॉर्म क्या होता है, जैसे कि अभी हमने बात की थी, इस बेस कर्व को फेस फॉर्म भी बोला जाता है। जितना बेस कर्व ज्यादा रहेगा फेस फॉर्म उतना ही पॉजिटिव रहेगा। फेस फॉर्म पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। ठीक है, ये न्यूट्रल होता है। तीन चीजें रहती है, पॉजिटिव फेस फॉर्म, नेगेटिव फेस फॉर्म, न्यूट्रल। ठीक है, तो जितना कर्व रहता है ये डिजाइन, उतना पॉजिटिव फेस फॉर्म रहता है, जितना बाहर की तरफ रहेगा उसको हम नेगेटिव बोलेंगे। ठीक है, बीच में ये ओनली एक न्यूट्रल एक लाइन है जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव को रिप्रेजेंट करती है। इससे ज्यादा जाएंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, इससे कम रहेंगे तो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो ये चीजें जो है फेस फॉर्म की वजह से आप फेस फॉर्म जो है पॉजिटिव नेगेटिव कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, फेस फॉर्म बढ़ाने से ये एक तो ये पैक हो जाएगा, एयर भी नहीं जा सके इतना पैक कर सकते हैं आप। ठीक है, किसी पेशेंट को बाइक के लिए चाहिए तो आप इस तरह के एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये जो फेस फॉर्म है वो नेगेटिव है, क्योंकि दोनों तरफ देखिए ये बाहर की तरफ आ रहा है, ये भी लेंस बाहर की तरफ, ये भी बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये नेगेटिव फेस फॉर्म हो गया है। अच्छा, इस फेस फॉर्म से क्या फायदा में क्या मिलेगा हमें, इससे ये फायदा मिलेगा कि जैसे ये स्पेक्स थे, किसी का ये चश्मा है, और यहाँ पर देखिए पहले ये चश्मा जो है ज्यादा कर्व नहीं था, तो ये वाला जो हिस्सा है ये यहाँ पर दिख रहा था पेशेंट को। अब जैसे कर्व कर दिया, ये हिस्सा पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया है, और यहाँ पर एब्रेशन फ्री हो गया है एक तरह से, इतना उसको विजुअल फील्ड उसका बढ़ जाएगा, और सेंटर से देख सकता है पेशेंट। बाकी ये विजुअल फील्ड उसका रीडिंग वाला जो ओरिजिनल क्लियरिटी है चश्मे के साथ वो बढ़ जाएगी। साथ में आप देखेंगे कि ये जो नोज पेड है या जो वर्टेक्स डिस्टेंस है ये कम रखें ऐसे पेशेंट के लिए, या उनको बोल दीजिए कि आपको ये हमेशा चिपका के आसपास ही लगाना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आपका विजुअल फील्ड यहाँ से भी उस पेशेंट देख सकता है, यहाँ से भी देख सकता है, तो इसका विजुअल फील्ड इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फेस फॉर्म।
फोर पॉइंट टच क्या होते हैं? अब यहाँ पर देखिए, कोई फ्रेम आपने इन्वर्टेड रखी, कोई भी पेशेंट आपके पास में आता है, जैसे स्क्रू लगाने के लिए भी आया है या फिर उसको कुछ मेंटेनेंस कराने के लिए आया है, तब भी आपको 4 पॉइंट टच देखना है और उसके अकॉर्डिंग आप उसका एडजस्टमेंट कर देना है। ठीक है, 4 पॉइंट टच करके हर पेशेंट की फ्रेम को 4 पॉइंट टच देखना है। अब हम चलते हैं ऑन फेस एडजस्टमेंट। ऑन फेस एडजस्टमेंट क्या होता है कि आपने सभी तरह के एडजस्टमेंट कर लिए, फिर मार्किंग भी कर ली, ऑन फेस एडजस्टमेंट पे चलेंगे। सबसे पहले आपने एडजस्टमेंट कर लिया सभी तरह के। अब हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट वो क्या होता है बेसिकली, जैसे आपने फ्रेम को पहना दिया है, पहनाने के बाद आप देखेंगे कि ऊपर में जो आईब्रो के ऊपर आप एक लाइन ऐसे ही कोई इमेजिन लाइन खींच दीजिए आप। ठीक है, और खींचने के बाद क्या ये दोनों रिम है ऊपर टच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, ज्यादा तो नहीं हो रहा है, ये आप एक बार चेक करेंगे। ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट क्यों दिक्कत आती है? या तो लेंस रोटेट हो जाता है या कहीं पर टाइट स्क्रू हो गया है, उसकी वजह से भी ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की दिक्कत होती है। यहाँ पे देखिए पिक्चर नंबर 1, उसमें प्रॉपर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है। पिक्चर नंबर 2 जहां पर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट नहीं है। ठीक है, या तो फ्रेम रोटेट हो गई हो या स्क्रू टाइट लगा दिए हैं आपने यहाँ पर। कई बार यहाँ पर कटिंग ज्यादा हो जाएगी, पेरीफेरी में 1-2 mm का डिफरेंस आ गया कटिंग में, ये पारी आपने वो टाइट स्क्रू कस दिया, या फिर यहाँ पे फिटिंग आपने प्रॉपर नहीं की प्रोग्रेसिव में, उसकी वजह से ये दिक्कत आ जाती है। वर्टेक्स डिस्टेंस जिसकी हम जिक्र कर रहे थे, वर्टेक्स डिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, अ, ये कॉर्निया जो है इसको एंटीरियर सरफेस बोलेंगे। ठीक है, एंटीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्निया टू पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेंस, इन दोनों के बीच की दूरी को हम वर्टेक्स डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, ये एंटीरियर सरफेस हो गया, ये पोस्टीरियर सरफेस, इन दोनों के बीच की दूरी को वर्टेक्स डिस्टेंस बोलते हैं। तो हमेशा हायर नंबर में तो आपको ये ध्यान देना ही है, ऊपर से देखना है, ऐसा नहीं कि एक आंख का लेंस बाहर की तरफ ज्यादा जा रहा है, एक कम जा रहा है, तो पावर भी आपके फ्लक्चुएट हो जाएगी, तो इसका भी आपको ध्यान देना है। साथ में आप देखेंगे फ्रेम हाइट। हाइट का मेजरमेंट हम कैसे करेंगे कि भाई फ्रेम जो भी आप पसंद कराते हैं वो आईब्रो से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और नीचे की तरफ हम देखेंगे बॉटम की साइड, तो आपके चिक जो है वो टच नहीं होना चाहिए फ्रेम के सहारे। तो ये विशेष आपको ध्यान देना है, इससे आप फ्रेम का साइज जो है वो डिसाइड कर लेंगे। जितना फेस लंबा रहेगा उतनी वर्टिकल डेप्थ ज्यादा दीजिए उस पेशेंट को, और जितना फेस जो है छोटा रहेगा उतनी वर्टिकल डेप्थ जो है कम दे सकते हैं, तो इसका आपको विशेष ध्यान देना है। डिपर फ्रेम जो है वो मोर कॉम्प्लीमेंट्री रहती है लॉन्ग फेस के लिए। अगर फ्रेम जो है ऐसे पेशेंट को दे रहे हैं जिनका जो फेस लेंथ है वो ज्यादा बड़ी है, ठीक है, तो ऐसे में आप देखेंगे डिपर फ्रेम देंगे ऐसे पेशेंट को। ये फ्रेम देखिए आप, फ्रेम जो है आईब्रो से ऊपर नहीं जा रही है, ना चीक को टच कर रही है, नोज पे भी परफेक्ट लगे हुए हैं, तो इस तरह का आपको डिसीजन लेना है। सेगमेंट हाइट अपनों ने बात की थी, सेगमेंट हाइट क्या होता है? ये यूजली जैसे कोई पेशेंट आता है वो जिसको बाइफोकल बनाना है, तो बाइफोकल है, राउंड है, ठीक है, ऐसे बाइफोकल के लिए हमें मार्किंग करना रहती है। मार्किंग कैसे करेंगे? पेशेंट को आपके सामने बिठाएंगे, एक आर्म लेंथ की डिस्टेंस पे, आपकी हाइट पेशेंट की हाइट दोनों बराबर आना चाहिए। ठीक है, फिर पेशेंट को लेफ्ट आई का हम ले रहे हैं या राइट आई का ले रहे हैं मान के चले, तो आप राइट आई बंद कर दीजिए, लेफ्ट आई आपकी ओपन रहेगी, उसी को देखने की कोशिश करें। ठीक है, ऐसे आप पेशेंट को बोलिए कि भाई मेरी आंख जो ओपन है उसको देखने की कोशिश करें। हाँ चंदन जी।
सेगमेंट हाइट की बात कर रहे थे हम। सेगमेंट हाइट जो बेसिकली हम किस तरह से ले सकते हैं, पेशेंट को आप बिठा दीजिए सामने और आर्म लेंथ के डिस्टेंस पे बैठिए। आपकी हाइट और पेशेंट की हाइट दोनों बराबर इक्वल होना चाहिए। पेशेंट को आप फ्रेम पहना दीजिए, जो फ्रेम उसने पसंद की थी, जो ऑन फेस ऑफ फेस एडजस्टेड है। फिर आप पेशेंट को आपकी आंख पर देखने का बोले। कौन सी आंख देखने का बोलेंगे? अगर राइट ले रहे हैं तो लेफ्ट आई को देखने का बोलना है, मतलब राइट आई पेशेंट जो है देखेगा दोनों आंखों से, ठीक है। और लेफ्ट आई का अगर आपको आईपीडी लेना है तो पेशेंट आपकी राइट आई को देखेगा, जस्ट अपोजिट वाली आंख, ठीक है। लेफ्ट का लेना है तो राइट, और राइट का लेना है तो लेफ्ट, ये आप ध्यान रखिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक तो आप पिपिल का सेंटर लगा लीजिए, जो कोर्निया का सेंटर है वो मार्क कर लीजिए। उसके बाद अगर पेशेंट जो है वर्किंग ज्यादा है, उसका रीडिंग राइटिंग का वर्क ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे, लोअर लिड मार्जिन जो रहती है उसको, उसके ऊपर एक डॉट लगा दीजिए या एक लाइन खींच दीजिए, ठीक है। अगर पेशेंट जो है बेसिकली नॉर्मल है, रूटीन वर्क है, तो उसको लिम्बस के वहां से लीजिए। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ, जैसे कि ये कॉर्निया है और ये पिपिल है, ठीक है। अब क्या हुआ कि लोअर लिड जो है वो यहाँ से निकल रही है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर एक मार्क लगा देंगे, बाइफोकल भी इसी टाइप की से फिट करके दे देंगे उस पेशेंट को, ये कर सकते हैं, ठीक है। ये तो आपका आ गया जिनका रीडिंग का वर्क है। जिनका रीडिंग का वर्क इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है, उनको ये लोअर लिम्बस के यहाँ से दीजिए आप। पेड कॉन्टेक्ट को भी आपको ध्यान रखना है, जब भी किसी पेशेंट को कोई फ्रेम डिलीवर करते हैं तो पेड जो है व्यवस्थित हो जाना चाहिए, ठीक है। देखिए ये डिस्प्ले एंगल इसमें सही नहीं है, और ये आप यहाँ से थोड़ा सा कर्व कर देंगे। इस तरह से कर्व करने पर पेशेंट को परफेक्ट फिट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का जो है एडजस्टमेंट करना रहेगा आपको। जैसे आप एडजस्टमेंट करेंगे तो ये दिक्कतें क्लियर हो जाएगी। टेम्पल बेंड, टेम्पल बेंड को भी आपको देखना है। देखिए अगर आप ये सभी चीजें करते हैं तो पेशेंट को भी समझ में आ जाएगा कि टेक्निकल पर्सन है, जो कि सभी टेक्निकल पॉइंट को लुकआउट कर रहा है और ये प्रॉब्लम को सोल्व कर देगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो टेम्पल है वो कितना जल्दी टर्न हो रहा है, ठीक है, इसमें जो आईआर पीस की तरफ, तो इसका ध्यान रखेंगे आप। तो आप पेशेंट को पहना दीजिए चश्मा। चश्मा पहनाने के बाद आप ये देखेंगे कि ईयर पीस जो है वो कितना जल्दी टर्न टर्न हो गया है। यहाँ पर इतना जल्दी हो गया है, यहाँ लेट हुआ है, और यहाँ एग्जैक्टली सेम हुआ है। तो आपको एग्जैक्टली सेम देखना है, ठीक है। और यहाँ से कोई लाइन ऐसे तिरछी खींच दीजिए, यहाँ पर आपके एडजस्टमेंट करना है चश्मे का, तो इसका ध्यान रखिए आप। ठीक है, आई होप आपको ये एडजस्टमेंट भी समझ में आ गए होंगे। देखिए डिस्पेंसिंग का जो है एक फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, किसी का भी चेहरा पहचान सकते हैं। एक बार आपको दिक्कत आएगी, फिर धीरे धीरे आपके हैबिचुअल हो जाएगा और ये चीजें क्लियर हो जाएगी। स्क्वायर, राउंड, ओवल और ट्रायंगुलर, ये इतने ही टाइप के फेस रहते हैं कि मिलावट से आप दूसरे अलग और फेस निकाल सकते हैं, पर 4 ही फेस रहते हैं। मेजरमेंट करने के लिए आपको क्या करना रहेगा, लेंथ ऑफ फोरहेड लेंगे हम। जैसे कि मान के चलें ये कोई चेहरा है, यहां से यहां तक की दूरी को लेंथ ऑफ फोरहेड बोलते हैं, ठीक है। एफएल बोल दीजिए आप, फेस लेंथ, ठीक है। ये फेस लेंथ आ गई यहाँ से यहाँ तक की। फिर अगर आप दोनों चीक बोन्स के बीच की दूरी लेंगे हम, तो ये ले सकते हैं, ये चीक बोन्स हो गया है, फेस लेंथ हो गई है। फिर उसके बाद लेंथ ऑफ फोरहेड, ये जहां से हेयर आपके स्टार्ट होते हैं, ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा वहां तक की डिस्टेंस। अब यहाँ पर देखिए ये जो कोई चेहरा है,
ये हेयर यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ये फोरहेड लेंथ हो गई, फेस लेंथ हो गई, ये चिक बोन्स की लेंथ हो गई, और ये आपका जो लाइन हो गई। जो लाइन कितनी है वो भी आप देख सकते हैं। तो ये आपको किस तरह से निकालना है, अगर आपके पास में ये डाटा आ गया है तो लेंथ ऑफ फोरहेड इक्वल रहेगा विड्थ ऑफ चिक बोन से, और विड्थ ऑफ चिक बोन्स इक्वल रहेगा लेंथ ऑफ जो लाइन से, और जो लाइन रहेगी फेस लेंथ से। तो बराबर अगर सभी मिलते हैं, 2-4 mm का डिफरेंस चल सकता है, तो इसका मतलब है उस पेशेंट को स्क्वायर फेस है। ठीक है, फेस लेंथ जो रहेगा वो बड़ा रहेगा विड्थ ऑफ चिक बोन से, लेंथ ऑफ फोरहेड बड़ा रहेगा लेंथ ऑफ जो लाइन से, इट मींस ओवल फेस है। फेस लेंथ जो है इक्वल रहेगा विद द चीकबोन से राउंड फेस। फेस लेंथ हमेशा बड़ा होगा लेंथ ऑफ जो लाइन से, लेंथ ऑफ जो लाइन बड़ा होगा लेंथ ऑफ फोरहेड से, लेंथ ऑफ फोरहेड बड़ा रहेगा विद द चीकबोन से, तो इसका मतलब है ट्रायंगुलर फेस। ट्रायंगुलर फेस ऐसा होता है जिसमें सभी तरह की फ्रेमें जो है सेट कर जाती है। आप किसी भी तरह की फ्रेम लगाइए, तो उस चेहरे पे सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि आप कोई भी फ्रेम पहना सकते हैं उनको। राउंड फेस किसको फेस है तो क्या उसको नहीं पहनना चाहिए, राउंड और सर्कुलर वाले चश्मे तो उसको अवॉइड करना चाहिए। उसकी जगह आप क्लब मास्टर रख लीजिए, वेफर रख लीजिए, या स्क्वायर फ्रेम कोई है वो पहन लीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। स्क्वायर फेस है तो रेक्टेंगुलर नहीं पहनना है हमें। ठीक है, स्क्वायर और राउंड और सर्कुलर आप पहन सकते हैं। ओवल फेस में राउंड और सर्कुलर हटा दीजिए, वेफर और क्लब मास्टर आप पहन सकते हैं। ट्रायंगुलर फेस में तो आप सभी तरह की फ्रेम यूज कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। देखिए, आज हम जो है फ्रेम की क्लास फिनिश कर देंगे, कल से हमारी रिफ्लेक्शन की क्लास चलने लग जाएगी, और उसी के थ्रू हम आगे करना स्टार्ट कर देंगे। देखिए, ये कोई डायग्राम है, इसमें आप देखें ये टोटली लिख रखा है। आई साइज जो है 54 mm है, ब्रिज की साइज वो 20 mm है। ठीक है, इस तरह से निकाली जाती है 50, 20, 134। टेम्पल जो है मेजरमेंट वो भी किया जाता है, अगर टेम्पल बड़ी है तो उसको छोटा किया जा सकता है। ठीक है, छोटे से बड़े करने के लिए फिर आपको एक दिन फ्रेम कहीं पे छोड़ना पड़ेगी, जिससे वो स्टिक लगा पाए, कोई भी उसकी स्टिक चेंज कर सके टेम्पल। आपके कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, आज की क्लास से रिलेटेड ऐसा कोई डाउट लग रहा है वो भी पूछ सकते हैं। फ्रेम की लगभग क्लास आपके रिवीजन हो चुका है, अब हम रिफ्लेक्शन की तरफ जाएंगे। ये 26 mm बी साइज है सर, बी साइज। ये तो आपकी ए साइज हो गई, ये आपकी बी साइज होगी। दिस इज अ बी साइज। बी साइज बेसिकली हमारे प्रोग्रेसिव और जो क्रिप्टो बाइफोकल के लिए यूज की जाती है। प्रोग्रेसिव में जैसे वो फेस वाला एक बार रिपीट देख लेते हैं। किसी का क्वेश्चन आया भाई क्लब मास्टर वाला कौन सा फ्रेम रहता है। देखिए, आपने कोई फ्रेम देखी होगी जिसमें क्या होगा। अच्छा, इसके साथ ये भी देखिए, माइनस का हाई पावर किसी को तो राउंड वाली फ्रेम में ज्यादा सजेस्ट करें, जिसमें थिकनेस कम से कम दिखती है। अगर आपने स्क्वायर दे दी तो यहाँ पर कोने ज्यादा मोटे दिखाई देंगे, तो हमेशा देखें कि थोड़ी सी राउंड रहे फ्रेम, इस तरह की कोई राउंड रहे, सेमी राउंड रहे, ऐसी कोई फ्रेम माइनस वाले लेंस को दीजिए। प्लस वाले को एग्जैक्टली जितना डाया है वैसी ही फ्रेम दीजिए। डाया आपके पास 55 mm है,
तो चौपन वाली कोई फ्रेम या तर्पण वाली कोई फ्रेम सजेस्ट कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। क्लब मास्टर वाली कौन सी फ्रेम होती है? देखिए आपने देखा होगा कि ये वाला हिस्सा कई बार पेशेंट के थिकर रहता है, ठीक है, इस तरह का, और दूसरा ये भी थिकर रहता है, ठीक है, और दूसरी तरफ स्टिक आ जाती है और यहाँ से राउंड हो गया है, ठीक है, इसको हम क्लब मास्टर बोलते हैं। दिस इज अ क्लब मास्टर। ये थिकर एरिया है, ये थिकर हो गया है, यहाँ नीचे से राउंड आ गई है, तो पर यहाँ ऊपर में राउंड नहीं है, नीचे में राउंड है, ऊपर में नहीं है। दिस इज क्लब मास्टर, ठीक है। हाँ राजेश जी बोल रहे भाई, फेस वाला रिपीट कर दी। देखिए फेस में हमें कुछ भी नहीं करना है, आपको बेसिकली जैसे देखिए ये फेस है इस तरह का, और इसमें आपको क्या करना है, एक तो फोरहेड की लेंथ देखना है यहाँ तक की, ये यहीं पे डायग्राम देख सकते हैं। देखिए राउंड वाले कोई भी कोई फेस ऐसा आता है जिसको राउंड है, तो इनको आप राउंड फ्रेम मत दीजिए, सर्कुलर मत दीजिए, इनको स्क्वायर टाइप की दीजिए, या सेमी राउंड जैसे हेक्सागोनल है, इस टाइप की फ्रेम को पसंद करवाना है, ठीक है। इन दोनों को अपोजिट, जो भी चेहरा आता है उसको अपोजिट टाइप की कोई फ्रेम का सजेशन देना चाहिए हमें। इसमें ये हेयर टिप का देख लीजिए, फेस लेंथ देख लीजिए, जो लाइन देख लीजिए, इसके अकॉर्डिंग आपको फेस का देखना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये फेस इस तरह से आ रहा है, फिर उसके बाद यहाँ से फिर ऐसे चला गया, इसको हम ट्रायंगुलर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर जब जिसकी भी चिन्ह बड़ी रहती है इसके इन दोनों के मुकाबले यहाँ से, तो उसको ट्रायंगुलर फेस बोला जाता है। अगर मान के चले विड्थ ऑफ चिक बोन ज्यादा है, फेस लेंथ कम है, ठीक है, नॉर्मल है, और ये ज्यादा है, तो उसका मतलब है उस पेशेंट को राउंड फेस है उसका, ठीक है। आप इस तरह से डिसाइड कर सकते हैं। फेस लेंथ ज्यादा है, ठीक है, और ये सभी इक्वल है, यहाँ का भी इक्वल है, ये भी चिक बोन्स भी इक्वल है, फेस लेंथ भी इक्वल है, जो लाइन भी इक्वल है, स्क्वायर फेस हो गया। तो इस तरह से आप फेस का राउंड वाला फेस रहेगा, उसको कभी भी राउंड नहीं पहनना है या सर्कुलर नहीं पहनना है, ठीक है। उसको स्क्वायर की तरफ लेके जाइए या वेफर, उसको स्क्वायर रखिए या वेफर टाइप की रखिए। उसका डायग्राम देख लेंगे हम। स्क्वायर फेस है, सपोज मान के चलें,
वेफेरर फ्रेम भी आपको रेबन के उसमें मिल जाएगी। इसमें मोटी स्टिक रहती है, देखिए इस तरह की स्टिक रहती है वेफेरर में, ठीक है। और इसमें ये पूरा राउंड नहीं होता है, ये पूरा राउंड नहीं होकर सेमी राउंड ही रहता है। इसको वेफेरर बोलते हैं। ये दूसरा हिस्सा इस तरह से आ जाता है, सेमी राउंड रहती है, इसको वेफेरर बोलते हैं। बोल्ड रहता है फ्रेम थोड़ा सा, और सेमी राउंड रहता है, इसको वेफेरर स्टाइल बोलते हैं। देखिए फेस तो काफी आप देख लेंगे, बहुत सारे फेस आपको मिल जाएंगे, और जिनमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आपको ये 4 ही फेस याद रखने हैं। इसका फेस का कहीं पर देखा था हमने। इसमें भी नहीं है फेस, कहीं देखा होगा आई थिंक। जैसे ये राउंड फेस देखिए आप, ये राउंड फेस है, ये आपके सामने जो दिख रहा है इसमें राउंड फेस है, ठीक है। तो इसको थोड़ी सी स्क्वायर या इस टाइप की कोई फ्रेम दीजिए, इसमें इसको हम क्लब मास्टर बोल सकते हैं। ये वाली फ्रेम क्लब मास्टर होगी। मुझे ये बंद करना पड़ेगा, आप दिखाएंगे अब वीडियो, अब दिखाएंगे तो समझ में आएगा। हाँ ये फ्रेम देखिए, प्रभात सर बोल रहे हैं भाई, इनका वीडियो में देखिए आप, ये इस तरह की जो है वेफर टाइप की फ्रेम्स रहती है, इनको आप सजेस्ट दे सकते हैं। ये राउंड फेस पे ज्यादा अच्छी अट्रैक्टिव लगती है। हाँ यस प्रभात सर, बिल्कुल वेरी गुड सर। ऐसी फ्रेम जो है प्रभात सर के वहां पर जाके पहन सकते हैं अपन। ठीक सर, थैंक यू वेरी मच। देखिए वीडियो आप देख सकते हैं, इन्होंने फ्रेम बताई है किस तरह की फ्रेम जो है वो ज्यादा अच्छी रहती है। जी सर, जी जी बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और किसी के कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट लग रहा है, वो आप पूछ सकते हैं। आप अपने हिसाब से अनम्यूट होके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कोई। चंदन सर, ये लेंस का तो अपनी एक लेंस की क्लास है, लास्ट वाली जो क्लास है वो लेंस की, लेंस एंड कोटिंग, तो उसमें हम बात करेंगे। अलग अलग टाइप के जो लेंसेस आते हैं उनकी हम बात करेंगे। सर कल से क्या पढ़ाओगे? हेलो हेलो सर, कल से रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा सर। हेलो जी जी सर, बोलिए, पूछिए सर हाँ क्वेश्चन। सर जी, बोल रहे हैं क्या कि एक कस्टमर का जो है ना, आज क्या हुआ कि वो एक प्रोग्रेसिव बनवाया था। जी हाँ, तो उसको जो है ना प्रोग्रेसिव बराबर प्रॉपर फिट करके भी दिया हूँ, आईपीडी ले करके भी किया, मगर वो क्या हो रहा है कि उसके फेस पे जब भी वो चश्मा को टेढ़ा करता है ना, एक जी साइड के टेम्पल को राइट साइड वाले टेम्पल को ऊपर लेता है ना, तो उसको जी ज्यादा क्लियर दिखते हैं। तो रीजन क्या होता है? एक सेकेंड रुकिए, वापस से कुछ क्वेश्चन पूछे, बीच में कहीं डिस्टरबेंस आया था। एक साइड के टेम्पल को उठाता है तो उसको अच्छा दिखता है। जी, ज्यादा अच्छा दिखता है। हाँ, ये वाला टेम्पल अगर सपोज मान के चलें ये चश्मा है और यहाँ से उठाता है तो उसको ज्यादा अच्छा दिखता है। ज्यादा अच्छा दिख रहा है जी। मतलब तो अलाइनमेंट बिगाड़ते हैं तो ज्यादा अच्छा दिखता है, अलाइनमेंट प्रॉपर रहता है ना तो उसके फेस पे भी चश्मा टेढ़ा ही बैठता है। अलाइनमेंट सही रहता है तो फेस पे चश्मा टेढ़ा बैठता है, अलाइनमेंट बिगाड़ देते हैं, मतलब उनके हिसाब से कर देते हैं, जो राइट साइड वाला टेम्पल ऊपर कर देते हैं तो उसके फेस पे चश्मा सीधा बैठता है, तभी अच्छा उसको अच्छा अच्छा, दिखता
तो फिर अलाइनमेंट सर थोड़ा बहुत 19-20 आप कर दीजिए, बिगाड़ दीजिए थोड़ा सा मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर उसका स्ट्रक्चर अगर सही नहीं है, अगर अलाइनमेंट आपने प्रॉपर कर लिया है, फिर अगर चश्मा ऊपर नीचे लग रहा है तो आप नोज पेड्स के सहारे पहले तो उसको ठीक करने की कोशिश करें। अगर नोज पेड में नहीं हो रहा है तो फिर आपको अलाइनमेंट थोड़ा सा ट्विस्ट करना ही पड़ेगा पेशेंट के चेहरे के अकॉर्डिंग। जी जी जी, वही हाँ किया हूँ। जैसे कि मैं एकदम प्रॉपर करके अपने फेस पे लगाता हूँ ना तो जी। सही लग रहा है, कस्टमर को लगाता हूँ तो कस्टमर के फेस पे टेढ़ा हो जा रहा है। तो एक बार सर नोज पेड को चेक करिए ना, नोज पेड एक को ज्यादा अंदर कर लीजिए, एक को थोड़ा सा जो आपका ये ऊपर जा रहा है, हाँ इसको हाँ नोज पेड को भी जी ऊपर की तरफ ज्यादा कर लीजिए, मतलब इसको ओपन कर दीजिए। जो साइड जितनी ज्यादा ऊपर जाती है उसको उसी की तरफ मूव करना चाहिए। अभी वैसे और किया हूँ। अभी हाँ, कस्टमर आया नहीं है लेने को, देखता हूँ क्या अच्छा होता अच्छा, हाँ एक बार चेक करना सर। नहीं थोड़ा सा अगर उस पेशेंट को आप है ना वर्टेक्स डिस्टेंस कम कर दीजिए थोड़ी सी। है। पेंटोस्कोपी प्रोग्रेस, टिल्ट हुआ हूँ, ये हाँ प्रोग्रेसिव हाँ है। हाँ, इसमें वर्टेक्स डिस्टेंस आप कम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा सर। वर्टेक्स डिस्टेंस कम कैसे करना है? आपको क्या करना है कि ये जो नोज पेड है काफी चिपका दीजिए इसके फ्रेम के। मतलब हमें क्या करना है कि ये चश्मा आंखों के सबसे ज्यादा करीब होना चाहिए, उसके आईलेसेस टच ना हो उतना आप डिस्टेंस पे रख लीजिए, जैसे कि मान के चले किसी की आईज है और ये चश्मा बिल्कुल पास में करीब में लेके आ जाइए आप। तो इसको करीब में लाने के लिए हम ये कर सकते हैं कि ये जो नोज पेड का जो है उसको काफी ओपन कर दीजिए, दूर कर दीजिए, ताकि फिट हो जाए चश्मा पूरा। ठीक है, ताकि चश्मा अंदर की तरफ आ जाए, अंदर की तरफ मतलब आंख के करीब आ जाए। फिर उसको रीडिंग एंगल भी नीचे चला जाता है ना सर? रीडिंग एंगल थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, ये बात सही है आपकी। तो फिर ऐसा कुछ करिए सर कि वो चश्मा जो है काफी पास में आए, बाकी आपका जो रीडिंग एंगल इतना दूर नहीं जाए। दूर का मतलब है कि पास में रहेगा तो भी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा वर्टिकल डिस्टेंस कम करके देखिए, आज आज अगर पेशेंट आता है आजकल में तो जी टेस्ट डिस्टेंस जो है वो कम कर लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग जोन काफी नीचे जा रहा है तो आप उसको फिर रेट्रोस्कोप भी टिल्ट दे दीजिए, पेंटोस्कोपी मत दीजिए। रेट्रोस्कोपी मतलब बाहर की ए, तरफ? बाहर की तरफ जी। जी जी। ठीक ठीक सर, ओके थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन आज की क्लास से रिलेटेड, ऐसा कोई डाउट लग रहा है? कल से हम रिफ्लेक्शन की क्लास लेंगे और उसके बाद प्रोग्रेसिव आ जाएगा, फिर आपका कोटिंग आ जाएगी, डिफरेंट टाइप का आपकी जो कोटिंग है। हेलो जी जी मैम। सर, टॉर्च लाइट एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है? ये आपका सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव मतलब कैसे सर? ऑब्जेक्टिव में कौन से आते हैं, सब्जेक्टिव में कौन से नहीं आते हैं देखिए, सर? वैसे जो टॉर्च एग्जामिनेशन हम दोनों तरफ से कर सकते हैं, जैसे कि मान के चले किसी पेशेंट को टॉर्च लाइट दिखा के आप पूछेंगे भाई लाइट आपको दिख रही है नहीं दिख रही, ये सब्जेक्टिव टेस्ट हो गया है। हाँ जब हाँ हम हाँ। पेशेंट से पूछते हैं तो ये सब्जेक्टिव हो गया है। और जब ओके जैसे आप पिपिलरी रिएक्शन चेक कर रहे हैं, ओनली पेशेंट को कुछ भी नहीं बोलना है, ये ऑब्जेक्टिव हो गया है। ओके, तो फॉगिंग सभी सब्जेक्टिव हो गया ना, फॉगिंग मेथड? हाँ, फोगिंग मेथड भी सब्जेक्टिव हो गई, ये सभी जो टेस्ट लेते हैं अपन वो हाँ एआर हाँ, और रेटिनोस्कोप छोड़ के बाकी सभी जो है सब्जेक्टिव है। ठीक है सर, ओके। जी जी। और एक सर, मायोपिया में अभी 20 साल 20 एज में दिखाई कम देता है ना, तो स्कूल के एज में कम दिखाई पड़ता है या कॉलेज एज में कम दिखाई पड़ता है? कॉलेज के नहीं एक बार रिपीट करिए, कम कैसे दिखाई देता myopia है? appears prior into age of 20, हम्म। तो उसका ऑप्शन है यूथ ऑनसेट और स्कूल। नहीं बेसिकली इस कॉलेज लाइफ तक का होना चाहिए ये वाला। हाँ, हाँ, मतलब वहां यूथ हो तक। सकता है ना? हाँ यूथ। यूथ हो, यूथ है मैम। ओके ओके, जी थैंक यू। जी, ओके मैम थैंक हेलो। यू। जी सर। हाँ सर, ये जो रिफ्रैक्शन जो करते हैं वो जैसे प्लस पावर में फॉगिंग मेथड करना होता है ना। जैसे प्लस अगर मान लीजिए एआर +2 दिखा रहे हैं तो उसको +3 से डाल के उसके बाद ऐसा करना चाहिए, नीचे नीचे आना चाहिए। जी देखिए, बेसिकली फोगिंग तो टेस्ट सभी में में क्या, वैसा करना है या सिर्फ किसी किसी पेशेंट में वैसा करना है? जैसे कोई पेशेंट आपके पास हेडेक की कंप्लेन लेके आया, देखिए इसके ऊपर कंप्लेन का भी मायना रखता है।
जैसे कोई पेशेंट हेडेक की कंप्लेन लेके आया है तो उसका फॉगिंग टेस्ट से ही नंबर दीजिए आप। जो भी पेशेंट बोल रहा मुझे सिर दर्द हो रहा था तो उसको फॉगिंग टेस्ट से नंबर देना है। और जैसे कोई पेशेंट आया कि नॉर्मली मुझे दूर का कम दिख रहा है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, तो उसको रेंडमली भी आप दे सकते हैं, जो एआर दे रहा है उससे 0.5 ऊपर नीचे करके भी दे सकते हैं। फॉगिंग जो भी हम करते हैं उसमें क्या रहता है, जैसे कि आपके पास ने एआर ने कोई नंबर दिया +2, ठीक है, और ये +2 इस पेशेंट को देंगे हम, तो इसमें इस पेशेंट को कोई भी दिक्कत नहीं है, ओनली दूर का कम दिख रहा है, तो आपने +2 या 1.75 देके उसको क्लियर कर दिया। अब यही पेशेंट आपका हेडेक की कंप्लेन लेके आ रहा है कि मुझे सिर दर्द हो रहा है, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, फोगिंग टेस्ट करेंगे, और ये फोगिंग 3 या 3.25 नंबर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसमें जो हाइपोमेट्रोपिया है ये मैनिफेस्ट है, मैनिफेस्ट का मतलब जो दिख रहा है उसको मैनिफेस्ट बोलते हैं, और इसमें जो मैनिफेस्ट और प्लस फैकल्टेटिव, ये 2 चीजें मिल जाएगी जब हम फोगिंग टेस्ट करेंगे। ये फैकल्टेटिव जो है वो आपके हेडेक के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, तो हम 3.25 नंबर से स्टार्ट करेंगे, फिर 3 करेंगे, फिर आप धीरे धीरे कम करते जाएंगे। या फिर एआर कई बार फ्लक्चुएट कर रहा है पावर, कभी पावर 2 नंबर दे रहा है, कभी 2.5 नंबर या 3 नंबर दे रहा है, कभी 1.5 दे रहा है, ऐसे फ्लक्चुएशन आ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ऐसे पेशेंट को भी फोगिंग मेथड में यूज कर सकते हैं। ठीक आया समझ में आपको? जी ठीक है। मुझे लग रहा था क्या, हेलो जी बोलिए सर। मुझे लग रहा था प्लस में सभी को ऊपर से नीचे की तरफ लाना है, और माइनस में जैसे कम नंबर से ऊपर की तरफ जाना है। हाँ, माइनस में तो सबका वैसे ही फोगिंग करिए सर, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे कि मान के चले माइनस का था फोगिंग इसी तरह करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ सबका नंबर इसी तरह लीजिए, और एआर वाला जैसे नंबर किसी ने 2 नंबर दिया तो आप क्या करेंगे, 2.25 नंबर से स्टार्ट कर दीजिए, बता आप फोगिंग मत करिए पूरी, 2.25 नंबर डाल दीजिए, फिर 2 डालिए, फिर आपके 2.25 डालिए, इस तरह से आप कर सकते हैं नॉर्मल पेशेंट में जिनके कोई हेडेक की ऐसा कोई कंप्लेन नहीं। ठीक है सर। और किसी का कोई क्वेश्चन आज के क्लास से रिलेटेड ऐसा कोई? आप परवाह सर बोले भी फोगिंग मेथड कैसे करेंगे, कल मैं रिपीट करूंगा, रिपीट। हाँ जी मैम। सर प्रेस बायोपिया में कौन से लेंस आते हैं सर, प्लस या माइनस? प्रेस बायोपिया में प्लस के लेंस आते हैं, प्रेस बायोपिक करेक्शन, हाँ, जब पास का कम दिखता है उनको प्रेस बायोपिक करेक्शन बोलते हैं। हाँ, ऐड करके प्लस लेंस आते हैं ना। जी तो जी टाइप्स ऑफ लेंसेस बोले तो ट्राइफोकल बाइफोकल ही आएगा ना सर? जी टाइप ऑफ लेंसेस। हाँ, सिंगल विजन के लिए सिंगल लेंसेस, बाइफोकल। सिंगल विजन थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, क्या है सिंगल विजन मतलब? सिंगल फोकल का मतलब ये हो गया है कि ओनली या तो डिस्टेंस के लिए आप चश्मा बनाते हैं या ओनली नियर के लिए बनाते हैं, इसको सिंगल विजन बोलते हैं, है ना। इसमें 2 बाइफोकल में 2 फोकल पॉइंट आ गए, इसमें दूर का और पास दोनों 2 का बन रहा है, दूर का। हाँ, ट्राइफोकल में 3 आ जाएंगे और प्रोग्रेसिव में मल्टी आ जाएंगे। ओके फाइन, थैंक यू। ओके मैम। चंदन शाह सर, आई टेस्ट का भी कल हम प्रोग्रेसिव रिफ्लेक्शन की क्लास में यही पढ़ेंगे, आई टेस्ट कैसे करें उसका पूरा एक प्रोसीजर देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। कल जो है हमारी रिफ्लेक्शन की क्लास है, कल से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर आज की क्लास यही फिनिश करते हैं। थैंक यू सबको ज्वाइन करने के लिए। ठीक है संस्कृति मैम, थैंक यू सर, जय सर, थैंक यू। ठीक मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू आप सबको, थैंक यू वेरी मच। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, कल फॉगिंग मेथड देखेंगे सर, बिल्कुल। ठीक सर, सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी सर लेक्चर के लिए? जी मैम, कल फ्राइडे है, ठीक है ना? नहीं सर, कल सैटरडे है। कल सैटरडे है क्या? हाँ सर, कल सैटरडे है सर, हाँ छुट्टी रहेगी सर। ओके, फिर हम मंडे से स्टार्ट करेंगे, सॉरी मंडे बिल्कुल मंडे स्टार्ट करेंगे।